वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुक्तदर खान, और आज मैं आपको नए साल की मुबारकबादी शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द ईयर 2026 हैदराबाद से कर रहा हूं। आज मैं अपने होम टाउन हैदराबाद में हूं और आप सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। इस कॉन्वर्सेशंस में मैं आप लोगों के लिए कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस लेके आया हूं। यूजुअली मैं पॉलिसीज जो बनती हैं वाशिंगटन डीसी में या न्यू दिल्ली में या दूसरे दीगर ममालिकों में, मैं उनकी यूजुअली तनकीद करता हूँ, क्रिटिसिज्म करता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि आज आई विल वेयर माई हैट एज ए पॉलिसी वोंक और मैं अपनी तरफ से पॉलिसी रिकमेंडेशंस करूंगा हिंदुस्तान के लिए कि इस साल क्या चीजों पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को तवज्जो देना चाहिए, व्हाट शुड ही कॉन्सेंट्रेट ऑन इन 2026। तो ये कॉन्वर्सेशन का नाम है मेमो टू मोदी। तो इस मेमो टू मोदी में मैं 5 ऐसे मुद्दे डिस्कस करना चाहता हूं जो मेरी नजर में आर इम्पोर्टेंट। और जाहिर है आप यू मस्ट अंडरस्टैंड के ना तो मुझे कोई इस तरह के कल्चरल गोल्स जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी के जो कल्चरल गोल्स हैं या उनके सिविलाइजेशनल गोल्स है, उससे ना तो मुझे कोई सिंपैथी है ना कोई दिलचस्पी है। आई फाइंड देम काउंटर प्रोडक्टिव। तो मैं बेसिकली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इकोनॉमी इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस इश्यूज और फॉरेन पॉलिसी को लेकर उन चीजों पे बात करूंगा। मैं उन चीजों के बारे में बात करूंगा जो इंडिया की नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी इंडिया की जो एज ए मुल्क जो इंडिया की ताकत है उसको जो बढ़ाती है या कम होती है, उन चीजों पे मैं तवज्जो देने वाला हूं। तो एनीवे, सो स्ट्रैप ऑन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट रेडी फॉर द राइड। जो पहला मुद्दा मैं रेस करना चाह रहा हूं वो एजुकेशन का। जो लोग कॉन्वर्सेशन रेगुलरली देखते हैं उनको तो पता होगा कि मैंने अभी एक एनालिसिस की थी जिसमें मैं सारे एशिया की यूनिवर्सिटीज को कंपेयर किया और इस बात का ताज्जुब जाहिर किया कि इंडिया की जो सबसे अच्छी हाईली रैंक यूनिवर्सिटी है जो आईआईटी दिल्ली है, वो टॉप 50 में भी नहीं है एशिया में। यूरोप की बात तो छोड़ दिए आप, एशिया में भी टॉप 50 नहीं है। तो एनीवे, लेकिन इंडिया के कई 135 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज आर रैंक्ड इन एशिया। तो इंडिया हैज डन ए रीजनेबली गुड जॉब कि बहुत सारे आईआईटीज, आईआईएम्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, इन बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस पाकिस्तान में। मैंने एक शो किया था जिससे मैंने कहा था कि हैदराबाद, मेरे होम टाउन में, पाकिस्तान से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। तो इस तरह से इंडिया हैज डन ए वेरी गुड जॉब कि एजुकेशन और हाईली साइंटिफिक, हाई स्किल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज भारतवासियों के लिए पैदा जरूर की है। लेकिन आई थिंक इंडिया नीड्स टू डू 2 थिंग्स। एक, कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ज्यादा तवज्जो दे, ना कि क्वांटिटी पर। क्योंकि अगर आप वो ये रैंकिंग्स अगर आप देखें जो एशिया के काउंट्री, द ओनली क्राइटेरिया जिसमें इंडिया डिड वेल वाज के जो आईआईटी के इंजीनियर्स को हायर किए हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, वो उनसे बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन जो फैकल्टी है, उनके रिसर्च पेपर्स, उनके साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, इनोवेशन, इन अहम चीजों में, खास तौर से ये दौर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जहाँ एआई इज गोइंग टू कॉन्स्टेंटली पुश पीपल टुवर्ड्स इनोवेशन और बहुत रैपिड चेंज के लिए, मतलब यू हैव टू बी वेरी स्किलफुल टू एडजस्ट टू दिस न्यू इकोनॉमी बेस्ड ऑन एआई। तो उसमें पीछे ना रह जाए अगर आप में इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रिसर्च का वो कैपेसिटी नहीं है जो अमेरिका, चाइना और दीगर यूरोपियन ममालिकों में है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है मोदी को कि प्लीज फोकस ऑन डेप्थ ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, खासतौर से रिसर्च पर तवज्जो दे। यूनिवर्सिटीज को, प्रोफेसर्स को आज़ादी दें कि दे डू मोर एंड मोर फंडामेंटल रिसर्च। उसके लिए फंडिंग भी पैदा करें। पार्टनरशिप जो दूसरे मुल्कों से करते हैं, हम यही कहते हैं कि भाई हमारे स्टूडेंट्स को आप वीज़ा दें, हमारे एम्प्लॉयज़ को वीज़ा दें, बट आई थिंक दे शुड ऑल्सो एम्फसाइज के जॉइंट रिसर्च के लिए के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें कि अमेरिका से इंडिया को प्रोफेसर्स आए, इंडिया से अमेरिका और दूसरे ममालिकों, चाइना, एशिया में भी, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, इस तरह मुल्कों के साथ बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करें कि दी स्टूडेंट्स, खासतौर से स्कॉलर्स कैन डू रिसर्च। और ये स्टेम की हद तक ना रखें, सोशल साइंसेज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस,
मैनेजमेंट वगैरह में भी फोकस्ड है। इंडिया की काफी स्ट्रेंथ है मैनेजमेंट में, सो इंडिया कैन एक्चुअली ऑल्सो हेल्प अदर कंट्रीज इन डेवलपिंग। लेकिन रिसर्च में फिर भी इंडिया इज बिहाइंड। सो फर्स्ट स्टेप ये है एजुकेशन के बारे में कि इंक्रीज द डेप्थ एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया बनाती है, कभी कभी 5-5 साल में एक बार, 10-10 साल, मेरा सजेशन ये है कि हर 2 साल को बनाए, हैव ए न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हर 2 साल को। क्योंकि जो तब्दीलियां आने वाली हैं एजुकेशन सिस्टम में बिकॉज ऑफ एआई इनोवेशन, आपकी हर पॉलिसी को वो चंद महीनों के अंदर इररेलेवेंट कर देंगी, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू इमेजिन कि द नियर फ्यूचर कैसा होगा बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल पेस, जिस तेजी से तब्दीलियां आने वाली है, चेंज, हम उसको एंटिसिपेट और इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए पॉलिसी को बार बार बनाते रहना पड़ेगा। अभी जो 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके 2 मेजर फोकसेस हैं जो आई थिंक आर नॉट गुड आइडिया। एक तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और जो दूसरा है वो एसेंशियली इंडियनाइजेशन ऑफ नॉलेज। देखिए, ये कल्चरल एजेंडाज आप इलेक्शन के लिए रखें, मुल्क को ना डुबा दें, कि पुरानी चीजें पे तवज्जो दें, 5,000 साल की तारीख को दोहराते रहें। वो पढ़ लें आप वीकेंड्स पे घर पर, बट कीप इट आउट ऑफ द ऑफिस, कीप इट आउट ऑफ द लैब्स, कीप इट आउट ऑफ द लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज वगैरह, वरना पीछे रह जाएंगे। एंड एक बार पीछे हो गया तो लाइक आई सेड, यू विल फॉल बिहाइंड फास्टर बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ चेंज। एक एजुकेशन को लेकर सजेशन ये है कि ड्रॉप आउट रेट्स में देख रहा था, खास तौर से वल्नरेबल कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा है, 8वीं जमात के बाद, 10वीं जमात के बाद, 12वीं जमात के बाद। तो सो आफ्टर इंटरमीडिएट, आफ्टर मेट्रिकुलेशन, आफ्टर मिडिल स्कूल, तो यहाँ पे कुछ मेजर इंटरवेंशंस की जरूरत है। और इसमें स्टेट्स को एंकरेज करें, फेडरल फंडिंग दें, इंसेंटिव्स दें, कि वो मेक श्योर के जो ड्रॉप आउट रेट है वो गिर जाए, स्पेशली अमंग जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, ट्रेडिशनली, वेदर इट इज बैकवर्ड, एसटी, एससी या इवन मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इनमें जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करने की कोशिश करें। एंड मेक श्योर कि द एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर डेप्थ है, कि इतना अच्छा आप हाई स्कूल का एजुकेशन दें कि उसके बेसिस पे लोगों को अच्छे जॉब्स मिल सके। सो दिस इज माय फर्स्ट बेसिकली मेमो, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हर 2 साल में गाए, फोकस मोर ऑन एजुकेशन, क्वालिटी, इनोवेशन, रिसर्च। जो दूसरा में रिकमेंडेशन है वो है ऑन रीबैलेंसिंग पॉलिसीज विद ग्रेट पावर्स, यानी जो अमेरिका के तरफ फॉरेन पॉलिसी है और खासतौर से चाइना, इनको फिर से दोबारा सोचने की जरूरत है। देखिए, इंडिया सीम्स टू बी थिंकिंग कि या तो हम चाइना के राइजिंग पावर को बैलेंस करने अमेरिका के साथ हो लेंगे, या फिर अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात खराब होने की वजह से, खासतौर से जो 50% टैरिफ लगा दिया है, फिर उसके बाद जो दूसरे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, क्वाड की अहमियत कम हो गई है, तो इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए फिर हम चाइना और रशिया की तरफ दौड़ रहे हैं। इंडिया शुड नॉट अडॉप्ट दोज पॉलिसीज। ये जस्ट घड़ी में तोला घड़ी में माशा, कभी अमेरिका के साथ कभी चाइना के साथ, ये डिपेंडेंसी है। ये दिस इज नॉट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अगर इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अगर बनाना चाह रहे तो इंडिया बना ले पॉलिसी जो वो अपने ही बलबूते पे ट्राई टू इंक्रीज नेशनल कैपेसिटी और नेशनल इंटरेस्ट को बचा के रखें। ये नहीं कि नेशनल इंटरेस्ट को तोड़ मरोड़ दें टू एडजस्ट टू द पावर्स ऑफ द ग्रेट पावर्स। मैं आपको साफ कह दूंगा कि यस, इंडिया फायदा उठा सकता है अमेरिका के साथ ताल्लुकात, लेकिन इस हद तक नहीं कि अमेरिका विल बिकम सम काइंड ऑफ ए व्हीकल फॉर इंडियाज ग्रोथ। और चाइना के साथ भी इंडिया कैन हैव गुड रिलेशंस, और वो एक हद तक सीमित है क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है। सो इंडिया हैज टू रियली थिंक दिस। इसके बारे में हम तफसीलन आगे बात करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी में क्या होगा, बट रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इज नॉट ए गुड आइडिया। और याद रखें कि फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट से ताल्लुक रखती है, और नेशनल इंटरेस्ट सारे भारतवासियों का नेशनल इंटरेस्ट है। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आप प्रमोट करने में लग जाएं। सारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्टर, सारे एम्बेसीज बस एक ही शख्स को प्रमोट करने में लग जाएं और मुल्क को भूल जाएं। आई थिंक दैट रीप्रायोरिटाइजेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो डिप्लोमेटिक फेलियर्स हुए हैं
इंडिया के लिए दे आर ए डेफिनेट सेटबैक। अगर आप 2026 में अगर मुझसे पूछें कि 2025 में इंडिया के लिए सबसे बड़ा सेटबैक क्या होगा, तो टेस्ट क्रिकेट के डिफीट्स के अलावा आई थिंक द बिगेस्ट सेटबैक इसके इंडिया की जो ग्लोबल स्टैचर है वो डेफिनेटली कम हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, बिकॉज इंडिया इज ट्राइंग टू सेव गार्ड मेनी थिंग्स। तो फोकस ऑन प्रोमोटिंग द नेशनल इंटरेस्ट, इसको कल्चरल इंटरेस्ट या एक पार्टी या एक शख्स की इंटरेस्ट में ना करे। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, इंडिया हैज टू फोकस ऑन बेसिकली वेदरिंग। बहुत अनयूजुअल मोमेंट है ये हिस्ट्री में अमेरिका के। जो लोग आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं होंगे, लेकिन जो पॉलिसीज वो बना के जाएंगे वो पॉलिसीज बहुत कम रिवर्स होंगे कोई भी प्रेसिडेंट बने 2028 में। अगर कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम भी आ जाते हैं, या कमाला हैरिस खुदा ना करे, या जेडी वैंस भी अगर प्रेसिडेंट, या इवन इफ विवेक रामास्वामी, आई कैन टेल यू कि बहुत मिनिमल चेंजेस आने वाले हैं जो पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप बना के गए, जो उन्होंने 2000 अपने पहले टर्म में बना के गए थे। 2020 में जो बाइडेन ने जीता, लेकिन बहुत कम चीजें उन्होंने रिवर्स की थी। सिर्फ मतलब ही वेंट बैक टू द पेरिस अकॉर्ड्स, फिर यूरोप की ज्यादा खिदमत करने में लग गए थे जो बाइडेन, बट देयर विल बी वेरी लिटिल चेंज। तो इंडिया की जो एडजस्टमेंट जो करेंगे अपने फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका को लेकर खास तौर पर, should not make India more dependent on China या रशिया। तो ये मौका है कि अमेरिका ने धुतकार दिया, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिया टू बिकम टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेट पावर्स। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, तो इस पे जरा तवज्जो करें। ये मेरी सेकंड मेमो है। जो मेरा थर्ड मुद्दा है वो बांग्लादेश को लेकर है। देखिए, आप लोगों को तो पता है कि इंडिया टॉक्स अबाउट 2.5 फ्रंट्स की डॉक्ट्रिन है इंडिया की, कि भाई हमको अगर खुदा ना खास्ता ऐसा मौका आए कि हमको एक ही वक्त में पाकिस्तान के साथ भी लड़ना पड़े, चाइना के साथ भी लड़ना पड़े, और जो इंसर्जेंसीज है इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में, ये हाफ फ्रंट है, 2.5, बिकॉज द चैलेंज इज इंटरनल। तो 2 एक्सटर्नल और एक हाफ इंटरनल है। सो इंडिया हैज बीन वर्किंग विद 2.5 फ्रंट डॉक्ट्रिन है ये इंडिया के। तो इंडिया वांट्स टू बी प्रिपेयर्ड कि ये 3 जंग लड़े एट वन टाइम, पाकिस्तान से ऑन द वेस्ट, चाइना से इन द नॉर्थ ईस्ट, और मतलब नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, और फिर जो इंटरनल चैलेंजेस है उनके साथ। अगर इंडिया डज नॉट फिक्स एंड रिपेयर उसकी बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात है, अगर उसको फिक्स और रिपेयर ना कर सके, तो इंडिया का चैलेंज विल बिकम 3.5 फ्रंट्स। ये एक वक्त ऐसा ना आए कि इंडिया हैज टू फेस पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना एंड डोमेस्टिक इंसर्जेंसी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया नॉर्मलाइज करे अपने रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, और बांग्लादेश में डिस्टेबलाइजेशन से इंडिया का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ए स्टेबल, प्रॉस्परस, सेफ, गुड फ्रेंड बांग्लादेश, ये भारत के इंटरेस्ट में है। एक कमजोर, डिस्टेबलाइज्ड, भारत की बकवास पब्लिक और मीडिया के टारगेट, ये बांग्लादेश आपको नहीं चाहिए, बिकॉज इट कैन बी ए ग्रेट न्यूसेंस वैल्यू। और अगर आप समझते हैं कि इंडिया इजराइल की तरह बांग्लादेश के साथ डील करेगा, जो बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं, आपके लिए इत्तला है कि ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहा था। नोबडी केम टू योर हेल्प, नोबडी स्टूड विथ यू। पाकिस्तान के साथ एटलीस्ट अजरबैजान, तुर्की और चाइना खड़े हुए थे, इंडिया के साथ कोई भी नहीं था। किसी ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, डिप्लोमेटिकली भी या मिलिटरीली भी। लेकिन जब इसराइल पे हमले होते हैं तो बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ये सारे मुल्क इसराइल के साथ खड़े हो जाते बचाने के लिए। सो डोंट थिंक कि आप भी इस तरह बांग्लादेश में घुस के आप वो गाजा में जैसा जेनोसाइड हुआ आप वैसा करेंगे। इस तरह की सोच ले तो इट विल फर्दर डिस्टेबलाइज द रिलेशनशिप। और एक चीज याद रखें, इंडिया का अभी सारे बॉर्डर्स पे इश्यूज है। सो इंडिया नीड्स टू गेट बैक टू अ वेरी नॉर्मल रिलेशनशिप। मैं जब से शेख हसीना भारत को आई हैं, जब से कह रहा हूं उनको आप घर में ना दे जगह, बिकॉज बांग्लादेश विल अज्यूम कि आप इनको लेकर वापस लाने की कोशिशें कर रहे हैं टू ब्रिंग बैक इंडिया कंट्रोल ऑन बांग्लादेश बाय ब्रिंगिंग शेख हसीना बैक। ये बांग्लादेश का परसेप्शन है, और आप वो नजर देख रहे हैं। द एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट बढ़ रहा है, उसको आप आग दे रहे हैं। करंट पॉलिसी इज मेकिंग थिंग्स वर्स। आप ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की फौजें बांग्लादेश में हो, चाइना की मिलिट्री फौजें बांग्लादेश में आ जाए, बिकॉज इंडिया इज थ्रेटनिंग बांग्लादेश। इंडिया हैज टू रिवर्स। ये बड़ी खुशी की बात है मुझे कि बेगम जिया के इंतकाल के बाद डॉक्टर जयशंकर खुद गए बांग्लादेश फॉर द फ्यूनरल,
और दैट वाज वेरी नाइस आई थिंक जेस्चर। और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बहुत अच्छा उनको मैसेज भेजा through social media, and I think he wrote a letter also. So yeah, these are good things. India needs a strong, stable, prosperous Bangladesh which has good relations with India also. ये बहुत priority है। और अगर 2026 में, इस साल में अगर ये रिलेशनशिप ठीक ठाक नहीं हुआ तो पाकिस्तान, बांग्लादेश विल बिकम द न्यू पाकिस्तान, जहां तक इंडिया का सवाल है। सो इंडिया हैज टू फोकस ऑन फिक्सिंग इट्स रिलेशंस विद बांग्लादेश। ये मेरा तीसरा मुद्दा है। जो चौथा मुद्दा है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर है। देखिए, भारत में बहुत चर्चा है कि इंडिया हैज बिकम द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, जापान को ओवरटेक कर लिया है हमने, और बहुत तरक्की कर ली। तो एक ही इंडिकेटर की बात कर रहे हैं जीडीपी को लेकर। इट इज नॉट ए गुड इंडिकेटर, क्योंकि जापान की आबादी सिर्फ 1250 करोड़ है और भारत की आबादी तकरीबन 150 करोड़ है। यानी आप जापान से 12 गुना बड़े हैं। आपका पॉपुलेशन जापान से 12 गुना ज्यादा है और आपकी जीडीपी जरा सा ज्यादा है जापान से। दैट इज नॉट एन अचीवमेंट। इट इज लाइक सेइंग कि आप 12 लोग मिलकर 100 रुपए बना रहे हैं और मैं अकेला 99 बना रहा हूं, और आप ये समझ रहे हैं कि आप 12 लोग मुझसे ज्यादा अमीर हो। नहीं, यू नॉट। तो ये जो जीडीपी का इसलिए फोकस है बिकॉज इंडिया पॉपुलेशन इज सो बिग। अगर इंडिया का पॉपुलेशन 100 मिलियन से बढ़ जाता है, जो बढ़ जाएगा चंद महीनों में, और अगर वो 5,000 रुपए भी अगर वो कमाते हैं पर मंथ, तो इंडिया की जीडीपी माइट ओवरटेक जर्मनी। तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पास 100 मिलियन लोग हैं जो 5,000 रुपए कमाते हैं। दैट्स नॉट एन अचीवमेंट। वो $800 है, वो बिहार की तरह हो जाएंगे। So this is an important thing. What India needs to focus is, it is important कि इंडिया की पब्लिक, इंडिया के पॉलिसी मेकर्स, इंडिया के मीडिया पीपल, इंडिया के जो कमेंटेटर्स हैं, इकोनॉमिस्ट, फोकस ऑन समथिंग कॉल्ड HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये अमर्त्य सेन और एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट मिलके यूएन के लिए बनाए थे। उसमें 3 चीजें होती हैं, जिसमें इकोनॉमी पर, हेल्थ पर और एजुकेशन पर। ये तीनों चीजों पे दे डिपेंडेंट, दे एडजस्ट फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी। लेकिन ये 3 मुद्दों पे क्या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करें कि आप चाहते हैं कि आपके सिटीजन्स लिव अ सेफ लाइफ, लिव अ हेल्दी लाइफ एंड लिव अ नॉलेजेबल लाइफ। नॉलेज के बगैर आदमी की जिंदगी में मजा नहीं आता। इफ यू आर इग्नोरेंट यू मे बी हैप्पी बट लाइफ इज विदाउट मीनिंग। तो अगर जिंदगी में माने आने चाहिए, इट कम्स फ्रॉम थॉटफुलनेस, फ्रॉम कॉन्शियसनेस, प्राइमरीली फ्रॉम एजुकेशन। तो इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, नॉट ऑन जस्ट जीडीपी। क्योंकि करेंटली इट इज सूटिंग द बीजेपी पार्टी, तो वो उसकी चर्चा मुसलसिल कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की इंडेक्स पे ज्यादा फोकस नहीं है। सो आई थिंक इंडिया हैज टू फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, उसका गोल ही वो बनाना चाहिए टू इम्प्रूव द HDI रैंकिंग। फिल वक्त इंडिया की HDI रैंकिंग बिल्कुल बांग्लादेश के बराबर है। दोनों 119, 120 है दुनिया। यानी दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे मुल्क हैं जहां के सिटीजन्स आर लिविंग ए बेटर लाइफ देन इंडियंस। साफ कह रहा हूं, 115 से ज्यादा ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जहां पे लोगों की लाइफ इज बेटर देन इंडिया। तो आप कितनी भी बड़ी हो जाए आपकी टोटल इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, if the quality of life is bad, then what is the point? So they need to rebalance or refocus this attention on improving HDI. और जाहिर है इस पे फोकस नहीं होगा because that doesn't look good. आपको क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी? हमारा गोल है कि 120 से हम आइंदा 5 साल में 100 हो जाएं in the quality of life. So he doesn't want to say that. लेकिन 4 से 3 हो जाएं sounds very good. तो इसलिए वो जीडीपी पे फोकस करते हैं। दैट इज द लास्ट थिंग टू फोकस ऑन। और मेरा आखिरी मुद्दा और आखिरी इश्यू, पॉलिसी रिकमेंडेशन जो है, वो है, उसको मैं पता नहीं हिंदी उर्दू में कैसा कहूं, इंग्लिश में कहूंगा कि रेस्टोर द लेजिटिमेसी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। अब उसको मैं कोशिश करूंगा तर्जुमा करने की कि भारत के जो इदारे हैं जिससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट मीडिया, इलेक्शन कमीशन वगैरह, तो ये जो इदारे हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी सेंटर्स वगैरह, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में सब ये समझ रहे हैं कि भारत सरकार इन सारे इदारों से, जिनकी आज़ादी is very important
कि भारत का लोकतंत्र मजबूत रहे। अगर ये इदारे कमजोर हो जाते हैं या वही चीजें करते हैं जो सरकार उनको डिक्टेट करती है, then they are giving wrong information, they are doing wrong thing, जिससे भारत का नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होगा। एक पार्टी का इंटरेस्ट शायद बेहतर हो जाए, वो इलेक्शन जीतते रहेगी लेकिन मुल्क डूबते रहेगा। तो जो इंस्टीट्यूशन, मिसाल के तौर पे जो डेटा आ रहे हैं, अब आईएमएफ ने इंडिया को सी ग्रेड दे दिया, तो उससे सिग्नल ये है कि इंडिया जो डेटा दे रहा है जीडीपी को भी लेकर, इट इज नॉट रिलायबल। खुशखबरी यह है कि इंडिया हैज एक्नॉलेज दैट और कहा कि नहीं, हम चेंज कर देंगे, हम डेटा चेंज करके विल ट्राई टू प्रोवाइड बेटर डेटा। लेकिन क्या अगर वो बेटर डेटा देने के बाद पता चलता है कि इंडिया इज नॉट द फोर्थ बिगेस्ट, नॉट इवन द फिफ्थ, इज द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, थर्ड तो दूर की बात है, तो विल द गवर्नमेंट मेक द चेंजेस? तो ये सीरियस सवाल है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इन्फ्लेशन है, उसका क्या असर हो रहा है इकोनॉमी में, इस तरह का डेटा हमारे पास नहीं है। तो ये एक चीज रिस्टोर करना चाहिए। ये जो इल्जामात लग रहे हैं कि देयर इज वोट चोरी वगैरह, उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टेंटली जवाब देता है, इट लुक्स एज इफ इट इज कॉम्बैटिव, मतलब वो एक पॉलिटिकल प्लेयर की तरह आ रहा है मैदान में, रादर देन एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसका बहुत महत्वपूर्ण एक अमानत है इलेक्शंस, विच इट हैज टू कंडक्ट इन ए फेयर वे। तो ट्रांसपेरेंट हो जाए और क्लैरिफाई करें अपनी रिकमेंडेशन और रेस्टोर करें अपनी क्रेडिबिलिटी। मेरे शो पर चंद एक दो साल पहले कुरैशी साहब आए थे, जो इंडिया के इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे। तो जब मैं उनसे पूछा था इलेक्शंस के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि भाई, भारत दुनिया की दूसरी चीजों में विश्व गुरु हो या ना हो, जहां तक इलेक्शंस का सवाल है, इट इज ए विश्व गुरु। क्योंकि हम इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन, तकरीबन 1 बिलियन लोग वोट डालते हैं, हम उसको कंडक्ट करते हैं विदाउट एनी चैलेंज, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। अब वो सवाल चिन्ह लग गया उस इदारे पर कि इज इट ए फेयर एंड फ्री इलेक्शन इन इंडिया। ये सवाल अगर लग गया तो इंडिया की जो सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है, दैट इट इज ए लोकतंत्र के, वो एक डेमोक्रेसी है, इतनी डिविजन्स के बावजूद, दैट विल बिकम वीक एंड दैट कैन गो अवे। दैट इज व्हाट। एक चीज फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बहुत जरूरत है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, देखिए आप अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू बिकम ए किंग, और वो पूरी कंट्रोल करने के बाद भी देखें आप, छोटे छोटे कोर्ट्स आर पुशिंग बैक एट हिज पॉलिसीज। यानी हमारे जो जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, दे हैव नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। इलेक्शन जो हुआ न्यूयॉर्क का, जिसमें जोहरान ममदानी जीतकर मेयर बन के आए, कल मेयर वो बन गए, ऑल द बेस्ट टू जोहरान। वो इलेक्शन वाज फेयर एंड फ्री इलेक्शन। हालांकि कितनी कोशिशें की रिपब्लिकन पार्टी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ममदानी को हराने की, लेकिन दे डिड नॉट फिक्स द इलेक्शन। उन्होंने इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और हार गए, दे चोज टू लूज। बट डेमोक्रेसी उससे मजबूत हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ये जो डेटा हम क्रिएट करते हैं जिसके बेसिस पे पॉलिसीज बनती है, ये सारी इदारे, दिस हैज टू बिकम वेरी वेरी रोबस्ट, वरना डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी, जिसके वजह से इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके वजह से इंडिया को सारी दुनिया में रिस्पेक्ट मिलती है, वो खत्म हो जाएगी। एंड वंस इंडिया लूजेस इट्स रिस्पेक्ट, देन फॉरेन पॉलिसी बहुत महंगी और मुश्किल हो जाएगी। तो ये 5 इश्यूज हैं जिसके बारे में मैं रेकमेंड कर रहा हूं कि 2026 में इंडिया की सरकार को चाहिए कि इन चीजों पर फोकस करें। और ये जो लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी है, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि देखिए, भारत अभी इतनी गड़बड़ कर रहा है ऑन द इश्यू ऑफ बांग्लादेश की माइनॉरिटीज और नॉट सेफ। और ये बात सही है कि वहां पे माइनॉरिटीज पे अत्याचार डेफिनेटली हो रहा है। आपने देखा दीपू चरणदास का जो बेसिकली मतलब उसको जिस तरह से ब्रूटली लिंच किया गया, दैट इज अ हॉरिबल थिंग टू हैपन। लेकिन भारत में भी उसी हफ्ते 3 लोग लिंच हुए माइनॉरिटीज के, और किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। सो अगर आपकी पुलिस और आपके लीगल इंस्टीट्यूशंस अगर अपनी ही सिटीजन्स की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, गुंडागर्दी फिर रहे हैं लोग, क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन है उस पर धमकियां दे रहे हैं, तो लाइक दिस इज लुकिंग लाइक ए जंगल राज। मतलब ऐसा लग रहा है कि सरकार ही नहीं है, गुंडे फिर रहे हैं पुलिस की मदद से, अपने ही सिटीजन्स को, अपने ही नेबर्स को, अपने ही देशवासियों पे जुल्म कर रहे हैं, और कुछ हो नहीं रहा है, ना कोई कंडेम कर रहा है। एटलीस्ट वहां पे मोहम्मद यूनुस ने तो पब्लिकली कंडेम किया उस लिंचिंग को। हमारे पास कुछ नहीं हो रहा है। इसमें तो सरकार की क्रेडिबिलिटी, पुलिस की क्रेडिबिलिटी, कल्चर और सिविलाइजेशन की भी क्रेडिबिलिटी मार खा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीजें
इंस्टीट्यूशंस जो इदारे हैं सिविलाइजेशन के, डेमोक्रेसी के, इसकी क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी को रेस्टोर किया जाए। तो ये मेरे 5 मुद्दे हैं। प्लीज आई होप कि आप लोगों को ये सोचने पे मजबूर किए हो। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये बेल आइकॉन दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप के इन 5 सजेशंस में एटलीस्ट 2 इंडिया में 40% में पास हो जाते हैं आप लोग यहाँ पर, तो एटलीस्ट 2 आई होप द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट विल फोकस ऑन एंड फिक्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग कन्वर्सेशन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान फ्रॉम हैदराबाद, इंडिया।